वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत 2056 में होती है। दुनिया का पर्यावरण बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। केवल अमीर लोग ही बचे हैं क्योंकि उनके पास काफी पैसे हैं, इसलिए वो एयर डोम्स में रहते हैं। और एयर डोम्स का काम होता है बुरी हवा को बाहर फेंकना, यानी कि दूषित हवा को बाहर फेंकना। और बड़ी संस्थाओं ने सरकार की जगह ले ली है और उनके झगड़ों को अब सेना संभालती है। अंतरिक्ष में भी जाकर रहने की सभी कोशिशें बेकार हो गई है। फिर निब्रा कॉर्पोरेशन को दिखाते हैं जो रूबिकॉन की मालिक है, और ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी पर्यावरण में आए संकट को संभालने की खोज कर रही है। और फिर एक दिन निब्रा कमांडर हना और गैबन को नेविकॉन यान पर रूबिकॉन की जांच करने के लिए भेजते हैं। हालांकि रूबिकॉन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। और फिर हना बहुत ही मुश्किल और खतरा उठाते हुए शटल को स्टेशन के साथ जोड़ देती है, जहां सभी को लगता है कि गलती नेविकॉन सिस्टम से ही हुई है। वो हना को देखकर खुश नहीं होते क्योंकि हना एक सैनिक होती है, जो उन्हें उसकी गर्दन पर लगी चिप को देखकर पता चलता है। और फिर ये जानने के लिए कि नेविकॉन अपनी जगह पर क्यों नहीं है, काई के फार्म को देखने के बाद हना अपने कमरे में जाती है और अपनी बहन नोफ को फोन करती है। उसकी बहन भी सेना में है। अब दोनों बचपन से गरीब थे और सिर्फ पैसों के लिए सैनिक बन गए। अब दोनों बात कर रही होती हैं। तभी नोफ कहती है कि मुझे इमरजेंसी है और जाना होगा, और इसलिए वो कॉल काट देती है। फिर बाद में रूबिकॉन के सभी लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि हना और गैबन के वहां से उन्हें बहुत ही उम्मीद है कि वो पृथ्वी में वापस जा सकते हैं। अब रिसर्च ग्रुप का जो हेड है वो डॉक्टर डिमित्री है और सभी को ताश खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन उनका बेटा डैनिलियो गैबन से बहुत ही चिढ़ता है क्योंकि गैबन एक अमीर परिवार से है जो एयर डोम्स में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब ये देखकर हना उनकी बहस को रोक लेती है ताकि उनके बीच ज्यादा लड़ाई ना हो। फिर वो रिपोर्ट को देखने लगती है और अब ये पता चलता है कि पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में एक अजीब कोहरे के कारण पृथ्वी पर जाने के उनके रास्ते को बदल दिया है। और ये कोहरा ठीक उसी शहर के ऊपर होता है जहाँ सभी ग्रीन फाइटर्स सह रहे होते हैं। अब तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं और ये बात गैबन को बहुत ही परेशान करती है क्योंकि वो भी पहले ग्रीन फाइटर्स का हिस्सा हुआ करता था। और फिर हना मंजूरी दे देती है कि हमें दूसरे मार्ग से जाना होगा और गैबन के पीछे जाती है जो दूसरे कमरे में भाग गया होता है ताकि वो पृथ्वी के समाचार रिपोर्टरों तक संपर्क करने का प्रयास कर सके। हना उसे याद दिलाती है कि उसका निब्रा के साथ सीधा संपर्क है और हना उससे कहती है कि वो कुछ कॉल कर सकती है, लेकिन गैबन मना कर देता है क्योंकि उसे अंदर के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब अगले दिन दिखाते हैं डिमित्री, गैबन और हना को छोड़कर पूरा दल पृथ्वी की ओर निकल जाता है। निब्रा के अनुरोध करने के बाद डैनिलियो कुछ चीजों को अपने साथ लेके जाता है और डिमित्री कसम खाता है कि वो पूरी उड़ान तक उसके साथ संपर्क में रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार कुछ अजीब होता है। बाद में हना अपने बड़े अधिकारियों को अपडेट देने के लिए उनको कॉल करती है और वो उन्हें बताती है कि डैनिलियो के पास जो चीजें भेजी गई हैं उसमें हेराफेरी हो सकती है। निब्रा के बॉस को तो अब कोई परवाह नहीं है। वो हना को बताते हैं कि ये योजना में बदलाव किया गया है और उसे कुछ दिनों में इकारस योजना को पूरा तैयार करना होगा और इसीलिए हना को जल्दी से पता लगाना होगा कि कैसे डिमित्री वहाँ खाना और पानी बना रहा है। ये बोलना आसान है लेकिन खुद करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जब भी हना छुपके से फार्म को देखने की कोशिश करती है, डिमित्री हमेशा उस पर ध्यान रखता है कि हना किसी भी चीज को ना छुए। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं उन्हें डैनिलियो और उसके साथ गए लोगों का एक मैसेज मिलता है जो अभी भी यान में है। उनको रास्ते का पता नहीं चल रहा होता है और ना ही वो पृथ्वी पर कोई संपर्क कर पा रहे होते हैं, इसलिए हना खुद पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उसको भी कॉल का जवाब नहीं मिलता। हना को लगता है कि यहाँ पर सिग्नल वाले सिस्टम में कुछ खराबी है और इसलिए वो बाहर अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी पर संपर्क करने वाले सिस्टम की जांच करने का तय करती है, लेकिन ऐसा करने में वो देरी कर देती है। डैनिलियो और उसके साथियों की चिल्लाने की आवाज आती है और संपर्क टूटने से पहले वो बताते हैं कि वो जल रहे हैं। जब हना मुड़ती है तो वो पूरी पृथ्वी एक भूरे कोहरे से ढकती जा रही है और जब हना वापस अंदर आती है तो वो दोबारा पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाती। अब डिमित्री अपने बेटे के लिए शोक कर रहा होता है और हना अपने टैबलेट में नोब से आए हुए मैसेज को देखने लग जाती है। वो बताती है कि पृथ्वी पर बहुत मुश्किल आ गई है और फौज को सभी लोगों को बंकर्स में ले जाने का काम दिया गया है और ऐसे करके 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन हना किसी से संपर्क नहीं कर पाती। फिर गैबन पृथ्वी के वायुमंडल की जांच करने की कोशिश करता है और उसको पृथ्वी पर आए इस कोहरे की वजह का पता चल जाता है और हो सकता है कि इसी की वजह से वो लोग पृथ्वी पर संपर्क नहीं कर पा रहे हों, लेकिन उस कोहरे का पूरी पृथ्वी पर इतनी तेजी से फैलना बहुत ही अजीब बात है। अब डिमित्री अपने कमरे से बाहर आ रहा होता है और इसलिए हना उसके लिए खाना लेकर आती है और साथ ही में वो डिमित्री से काई के बारे में पूछती है, लेकिन डिमित्री उसको गुस्सा करके वहां से भेज देता है। फिर कुछ देर बाद हना स्टेशन में मिले पुराने हिस्सों का प्रयोग करके एक नए रेडियो बनाने का तय करती है, लेकिन जब वो गैबन का अजीब व्यवहार देखती है तो वो अपने इस काम को रोक देती है और पता लगता है कि कंप्यूटर ने पृथ्वी के वातावरण की जांच खत्म कर दी है और इसके परिणाम देखकर गैबन इतना डर गया है कि वो अपने आप को खत्म करना चाहता है। अब हना जल्दी से उसकी मदद करना चाहती है और डिमित्री भी समय के हालात को देखकर मदद करने आ जाता है। अब दोनों मिलकर गैबन की जान बचा लेते हैं और इसके बाद बेहोश हुए गैबन को वहां बने हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है ताकि डिमित्री उसका अच्छे से इलाज कर सके। हालांकि डिमित्री को उसके जीने या मरने से वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं और तभी हना डिमित्री का रवैया देखकर उसको बाहर बुलाती है। वो बताती है कि उसको पता है कि काई से ऑक्सीजन और खाना बनाने वाला सिस्टम कई गुना खतरनाक है। अब ये सब देखकर डिमित्री भी मान लेता है कि वो हना से जानकारी छुपा रहा था
क्योंकि वो हना को एक जासूस मानता है। और फिर हना बोलती है कि काय वाला प्लान निब्रा का है, क्योंकि उन्होंने इसको पैसे दिए हैं, इसलिए वो किसी की जासूसी नहीं कर रही है बल्कि अपना काम कर रही है। और डिमित्री गुस्सा हो जाता है और बताता है कि ये प्रोजेक्ट उसका और उसके बेटे डैनियो का है। अब जब गैवन होश में आता है वो उठते ही कंप्यूटर के पास जाता है और बाकी दोनों को बताता है कि पृथ्वी पर छाया कोहरा जहरीला है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। और तभी गैवन को घबराहट का दौरा आने लगता है, इसलिए डिमित्री गैवन को बेहोश कर देता है और हना को बताता है कि वो लोग यहाँ स्टेशन में बहुत ही सुरक्षित हैं। डिमित्री का काय वाला प्रोजेक्ट सफल रहा था, इसलिए उसके पास जिंदा रहने के लिए खाना और हवा दोनों है। अब हना रेडियो को बनाने का काम जारी रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि एयरडोम्स में रहने वाले लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। और एक और बार अंतरिक्ष में जाकर हना एंटीना को ठीक करती है और आखिरकार उसका बनाया हुआ रेडियो काम करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको दोबारा कोई जवाब नहीं मिलता। और जब गैवन जागता है तो वो समझाता है कि पृथ्वी पर छाया कोहरा ऐसे खतरनाक गैसेस के मिलने से आया है जिसके बारे में वैज्ञानिक लोगों को बहुत सालों से चेतावनी दे रहे थे। पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां अभी भी ऑक्सीजन हो सकता है और लोग जिंदा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के खत्म होने के साथ वो सभी लोग मारे जाएंगे। और गैवन को ये सोचकर बहुत ही नफरत हो रही होती है कि उसको एक धातु के बने डब्बे में सिर्फ 2 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। तभी डिमित्री गैवन को बताता है कि अगर गैवन मर जाएगा तो बाकी दोनों भी मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ की प्रणाली 6 लोगों के लिए बनाई गई है और उन लोगों की छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सिस्टम ऑक्सीजन में बदल देता है। और अच्छे से ऑक्सीजन को बनाने के लिए कम से कम 3 लोगों को वहाँ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए गैवन जिंदा रहने का तय करता है। अब गैवन और हना अपनी बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे पूरी जिंदगी इस सब के लिए त्याग दी, लेकिन फिर भी वो हार गए और ऐसा उनके बीच एक संबंध बनने लगता है और आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी रात गुजारते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद दिखाते हैं तो हना को काय वाली जगह पर एक भूरा रंग दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अजीब है। अब डिमित्री बोलता है कि ऐसा होना बहुत ही सामान्य बात है और इसकी कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और जैसे ही हना वहां से जाती है तो वो काय को प्रयोग करने के लिए लेता है और प्रयोग के परिणाम से वो काफी परेशान होता है, लेकिन बाकी दोनों को इस समस्या के बारे में बताने की जगह डिमित्री उनको रात में ताश खेलने और शराब पीने के लिए बुलाता है। और गैवन को पता लग जाता है कि हना निब्रा की जासूस है और साथ ही डिमित्री भी बताता है कि उसने डैनियो के हाथ प्रयोग के लिए नकली चीजें भेजी थी, क्योंकि महीनों पहले निब्रा ने उसके बीच हुए समझौते को बदल दिया था। क्योंकि निब्रा ने उसको कहा था कि जो भी ये काय बनाने वाला सिस्टम है इसको एयरडोम्स में रहने वाले लोगों के लिए यूज करेंगे। डिमित्री को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं थी और वो पैसे लेने को भी मान गया था, लेकिन उसका बेटा डैनियो ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके प्रस्ताव को मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं तो हना छुपते हुए एक जगह उल्टी कर रही होती है और तभी उसको पता चलता है कि वो भूरे रंग की अजीब चीज काय से आ रही है और फैल भी रही है। उसी समय कंप्यूटर पर यकीन न करने वाली कुछ चीजें दिखाई देती हैं। आखिरकार निब्रा के बचे हुए लोग उनसे संपर्क कर पा रहे हैं और वहाँ लगभग 300 लोग बचे हुए हैं और जल्द ही उनके एयरडोम्स में ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है और इसीलिए उनको जल्दी से काय से ऑक्सीजन और खाना बनने का तरीका चाहिए। हना हैरान हो जाती है जब वो ये सुनती है कि निब्रा के बचे हुए लोगों को कैसे काय वाले प्रोजेक्ट का पता है और वो समझ जाती है कि बचे हुए लोग कोई और नहीं बस सभी कंपनीज के सीईओ और उनके परिवार हैं। अब इस सब के दौरान डिमित्री काय से बने खाने को देख रहा होता है और देखता है कि भूरे रंग की दूषित चीज उनके खाने तक पहुंच गई है। तभी वहाँ हना और गैवन पहुंचते हैं और वो डिमित्री को बचे हुए लोगों के बारे में बताने आए हैं और पता लगता है कि पृथ्वी पर छाए कोहरे में कुछ जगह बची हुई है जहाँ से बचे हुए लोग संपर्क कर पा रहे हैं और वो दोनों कहते हैं कि उनको एक जहाज को नीचे जरूर भेजना चाहिए। अब दोनों मिलकर एयरडोम से फंसे हुए लोगों की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन डिमित्री ऐसा करने से मना कर देता है। जैसा कि डैनियो और उसके साथी नेविकॉन को साथ ले गए हैं तो बिना नेविकॉन के ऐसा कर पाना अपनी मौत को दावत देने वाली बात हो जाएगी। अब गैवन इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों की बचाने की जिम्मेदारी उनकी ही है, लेकिन डिमित्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डैनियो की मौत उन लोगों की वजह से हुई है। जब गैवन गुस्सा दिखाता है तो वहां से निकल जाता है। अब हना को चक्कर आ जाते हैं और डिमित्री को लगता है कि ये सब उस भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ की वजह से हो रहा है और फिर डिमित्री बहाना करते हुए हना के खून का नमूना ले लेता है और उसको चेक करने के लेके जाता है और फिर हना भी डिमित्री को मनाने लगती है, लेकिन डिमित्री बोलता है कि बच्चे हुए सभी सीईओज बस अपने बारे में सोचते हैं। अब हना और गैवन अकेले में बात कर रहे होते हैं और तय करते हैं कि अगर जरूरी हुआ तो वो डिमित्री के बिना यहाँ से चले जाएंगे और साथ ही जबरदस्ती काय का नमूना भी साथ लेके जाएंगे। अब उनको रोकने के लिए आखिरकार डिमित्री उन्हें बताता है कि भूरा चिपचिपा पदार्थ कितना फैल चुका है और इस सब की वजह सिर्फ हना ही है। काय को अपने लिए खाना स्टेशन पर रहने वाले लोगों के पेशाब से मिलता है, लेकिन काय का अलग तरह के हार्मोन्स के नजदीक जाना उसके लिए बहुत ही खतरा है और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि हना मां बनने वाली है। हना इस बात को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि फौजी लड़कियां कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन डिमित्री समझाता है कि शायद उसके चिप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी समय से वो पृथ्वी पर चिप से संपर्क नहीं कर पा रही है। वो कहता है कि काय तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हना नीचे जाती है तो उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर भी हना ये बात नहीं मानती, लेकिन ये बात गैवन के नीचे जाने वाले फैसलों को जरूर बदल देती है और अब वो भी यहीं स्टेशन पर रहना चाहता है। फिर हना घंटों तक कोहरे में बने छोटे छेद से पृथ्वी पर जहाज को उतारने का प्रयास करती रहती है और गैवन उससे बात करने की कोशिश करता है और हना बोलती है कि बच्चे को पालने के लिए ये स्टेशन कोई सही जगह नहीं है और ये सब बोलकर हना गैवन को पृथ्वी पर अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है।
अब डिमित्री अकेला स्टेशन पर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो दोनों के साथ जाने का तय करता है। अब तीनों जाने के तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जहाज ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। जहाज को ठंडा करने वाली मशीन किसी वजह से काम नहीं कर रही होती है और इस वजह से जहाज की गैस वाली टंकियां बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। अब वो जहाज किसी भी समय फट सकता है, इसलिए हना उस जहाज को स्टेशन से अलग कर देती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वो जहाज फट जाता है और इसका मतलब यह है कि वो हमेशा के लिए स्टेशन पर फंस गए हैं। अब गेवन हना से गुस्सा होता है क्योंकि हना ने बिना कुछ सोचे समझे जहाज को फटने दिया और इसलिए वो पृथ्वी पर सब कुछ मैसेज भेजकर बताने का तय करता है। पृथ्वी पर रह रहे सीईओ गेवन को हना से इकारस प्लान के बारे में पूछने को बोलते हैं। फिर हना अपने मिशन के बारे में बताना शुरू करती है। उसका मिशन तो पूरे काय वाले सिस्टम को नीचे धरती पर ले जाने का था, लेकिन वो स्टेशन यात्रियों के लिए नहीं बना है और ना ही उसको चलाया जा सकता है। चाहे ये कितना भी खतरनाक हो, केवन को अभी भी लगता है कि उन्हें ये करना चाहिए क्योंकि 3 लोगों से ज्यादा 300 लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। लेकिन हना अभी भी दुविधा में है। अब बाद में जब गेवन सो जाता है, हना को दीवार पर काय से निशान दिखाई देते हैं जिनका वो पीछा करती है और एक ठंडा करने के सिस्टम को देखती है जिसको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। अब हना डिमित्री के पास जाती है और डिमित्री मान लेता है कि ठंडा करने की मशीन को उसने नुकसान पहुंचाया है। डिमित्री साथ ही बताता है कि वो जहाज को नष्ट नहीं बल्कि धीमा करना चाहता था। अब हना उसको कायर बोलती है और साथ ही इकारस को शुरू करने की तैयारी करती है। डिमित्री को इकारस के बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसने अपने खाली समय में स्टेशन की जांच की है। लेकिन फिर डिमित्री महसूस करता है कि अगर निब्रा ने हना को पहले इस मिशन के लिए भेजा था तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें पहले से ही धरती के कोहरे से ढकने का अनुमान था। लेकिन निब्रा ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। सभी सीईओ के पास अपने आप को बचाने के लिए जगह थी, इसलिए उनको बाकी किसी के मरने या जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं था। इसलिए डिमित्री को यकीन हो जाता है कि अगर सभी सीईओ को काय से बने ऑक्सीजन और खाना मिल जाए तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं बांटने वाले किसी के साथ। और हना के दिमाग में ये सुनकर शक बढ़ जाता है। जब हना पृथ्वी पर लैब के साथ नीचे आने की बात बताने के लिए कॉल करती है तो हना वहाँ पर किसी फौजी से बात करने की मांग करती है और फिर उसकी बात एक फौजी से कराई जाती है और वो बताता है कि बंकर में सीईओ और उसके परिवार के लिए थोड़ी जगह है, इसलिए जब फौजियों का काम खत्म हो जाएगा उन सभी फौजियों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसकी बहन नोफ पहले ही मारी गई है और ये बात सुनकर वो काफी दुखी होती है। अब गेवन बाद में उसको ढूंढता है और हना को मिशन पूरा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना फैसला बदल लिया है और ऐसे लोगों को बचाने से मना कर देती है जो बाकी लोगों से सिर्फ अपना काम निकालते हैं। अब उसके हिसाब से स्टेशन उसके बच्चे के लिए ज्यादा अच्छी जगह है और इसके साथ ही वो बोलती है कि गेवन इस बात को कभी समझ नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो अपने पापा का बहुत सारा पैसा है। अब इसके बाद दिखाते हैं हना अपने शरीर से चिप को निकाल देती है और आराम करने चली जाती है, लेकिन उसकी नींद बीच में खराब हो जाती है जब उसको कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। गेवन ने डिमित्री को बंद करके रखा हुआ है। कहता है चाहे हना उसका साथ दे या न दे, वो लैब को नीचे भेजने के लिए प्लान बना रहा है। हना के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ जाने का तय करती है, लेकिन आखिरी समय पर ही वो गेवन को दूर करके इकारस को बेकार कर देती है। उसको ये भी पता है कि इकारस को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और हना डिमित्री के हाथ खोल देती है। अब कुछ देर बाद हना को कंप्यूटर पर एक मैसेज दिखाई देता है, लेकिन उसको बिना सुने ही वो मैसेज को डिलीट कर देती है और फिर कोई मैसेज न आने के लिए पृथ्वी से संपर्क करने के सिस्टम को बंद कर देती है। फिर वो गेवन को ढूंढने जाती है, लेकिन उनके लिए बहुत ही बुरी खबर इंतजार कर रही है। गेवन ने खुद का